ओके ठीक है, तो आज हम जो है वो एनईडी में एनईडी के पास पेपर्स का जो लेक्चर है वो लेक्चर 1 मैंने अपलोड कर दिया था। तो आज हम जो है वो पास पेपर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर वो अपलोड होगा प्लेलिस्ट के अंदर, तो उसमें लेक्चर 1 कहलाता है वो। तो उसमें 100 MCQs मैंने करा दिए थे आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 200 MCQs मतलब 106 से लेकर 200 MCQs तक जाना आज हमारा टारगेट है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है किसके लिए भाई? एनईडी के लिए, पास पेपर्स के। 300 MCQs का ये टोटल ओवरऑल PDF है, जिसको मैं 100 हमने कर लिए हैं। सेकंड लेक्चर कर रहा हूँ जिसमें 100 MCQs लगभग हम करेंगे। अब वो 1 आवर में भी हो सकता है, 1.5 आवर्स में भी हो सकता है, क्या पता 2 आवर्स लग जाए पूरे इसमें। तो ये डिटेल में करना है, समझ के करना है। तो स्टार्ट करते हैं। MCQs 106 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 105 तक हमने कर लिया था पिछली क्लास में। ओके, बॉयल्स लॉ इक्वेशन। बॉयल्स लॉ की इक्वेशन इन चारों में से कौन सी होती है? ABCD। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो कहता है कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? बी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये बी ऑप्शन में टिक कर दिया हमने, दिस इज द करेक्ट। आता है सबको समझ में? इसी से फिर हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 निकालते हैं, जो बॉयल्स लॉ की फॉर्मूला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, 107। When electron moves from higher energy to lower energy, it dash energy। हाई से लो पे जब आता है तो क्या कहता है? रेडिएट करता है, इमिट करता है। तो क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए? बी ऑप्शन, इमिट। सही समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। 108 है, अल्कीन हाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म डैश। अल्कीन की हाइड्रोजनेशन से क्या बनता है? अल्केन बनता है, हाइड्रोजन ऐड करने से। बहुत आसान है। पूरे स्लाइड में एक MCQ शायद को मुश्किल लगेगा, वरना सब आसान ही लग रहे होते हैं। केमिस्ट्री बनाते ही आसान है एनईडी में, ठीक है। ओके, तो ये इसी के मुकाबले में फिजिक्स वगैरह देखोगे तो बहुत टफ लगेगा आपको। अल्केन, ओके। 109 है, अल्कीन हैज़ कार्बन कार्बन डैश बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ए ऑप्शन। ओके, उसके बाद MCQs 110 है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स डैश, डबल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ए नहीं हो सकता क्या? कार्बन डबल बॉन्ड अगर हम इस तरह से लिख दें, एक सेकंड के स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं। ये सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड है? एसीटोन है ना ये, प्रोपानोन। ये क्या है? सैचुरेटेड क्या अनसैचुरेटेड? पाई बॉन्ड आ रहा है, तो ये भी तो अनसैचुरेटेड हुआ। कार्बन डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आएगा, तो ये भी तो पाई बॉन्ड ही है ना। तो पाई बॉन्ड हुआ, तो ये भी क्या हुआ? अनसैचुरेटेड हुआ। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अनसैचुरेटेड होते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड की, तभी तो एडिशन रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना भाई? तो क्या आंसर होगा? अब मैं बताता हूँ कि इसके ये सारे सही है, लेकिन इसके MCQs एनईडी के की में डी ऑप्शन ही करेक्ट है, मतलब बोथ बी एंड सी। अगरचे ए भी करेक्ट है कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो, बट हमें तो ज़ाहिर सी बात है एग्जैक्ट इसी तरह से MCQs आता है तो डी लगा देना, जो आप बता भी रहे थे। लेकिन ए भी सही हो सकता था कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो, क्योंकि रटना तो है नहीं ना, कॉन्सेप्ट लगाना है, रटना नहीं है। ओके, MCQs 111। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स, बी ऑप्शन, एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। ओके, 112। फॉर्मूला ऑफ मिथाइल अल्कोहल, वेरी इजी, क्या होगा? सी ऑप्शन। समझ में आ गए सारे? क्लियर है, इजी है, ठीक है। तो जैसे इस सवाल में, जैसे एक सवाल यहाँ पर थोड़ा मुश्किल लगा, मुश्किल क्या बल्कि तो आंसर ही में मसला था ना इसके, लेकिन एक ना एक सवाल ऐसा होगा जिसमें थोड़ी परेशानी होगी हर एक स्लाइड में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट MCQs नंबर 113 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा मुश्किल MCQs है। वेजिटेबल फाइबर इज डैश, ABCD। क्या होगा वेजिटेबल फाइबर? वेजिटेबल फाइबर मतलब जो प्लांट से हासिल होता है। प्लांट से क्या हासिल होता है? कॉटन। कॉटन तो कपास है ना भाई, तो ये थोड़ा सा आउटसाइड का आ रहा है, तो कॉटन है। इतना मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है कि वेजिटेबल फाइबर कॉटन है। क्यों? क्योंकि प्लांट से जो फाइबर हासिल होता है उसको वेजिटेबल फाइबर कहते हैं।
114 नेचुरल मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। मिनरल्स चूंकि क्या हो सकते हैं एबिसिटी, आप बोलो, सही बोलो, कॉन्सेप्ट के लिहाज से क्रिस्टल होगा। चूंकि मिनरल्स है ना, मिनरल्स हमारे पास कंपाउंड जो होते हैं ना वो सारे कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, सोडियम कार्बोनेट। और आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है वो सारे कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्चुअली बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 115 अनदर नेम ऑफ मीथेन इज वेरी इजी, मार्श गैस कहते हैं मीथेन गैस को, मार्शी एरिया से निकलती है, दलदली इलाकों से। 116 विच वन इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है ये। 717 H2S इज अ डैश एजेंट, क्या रीजन बता सकते हैं आप इसका? यस बिल्कुल ये रीजन है, दैट्स द रीजन। देखो अगर कभी वैलेंसी अगर किसी जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट सल्फर है, अब इसकी वैलेंसी अगर माइनस में आ जाएगी ना तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन सल्फर के कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सल्फर की वैलेंसी प्लस में आ रही होती है, जैसे कि H2SO4। अब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 आ रही होती है। अब बताओ क्या सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? H2SO4 क्या है, प्लस में आ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यही सल्फर माइनस में आ रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि अपने चार्ज को ये बढ़ाएगा ना, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, और ये क्या करता है अपने चार्ज को कम करेगा, अब खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। बस हमारी कॉन्सेप्ट ये है MCQs का, ये ओल्ड बुक का MCQs है बट कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। 118 द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय अनदर ग्रुप और बेंजीन रिंग इज कॉल्ड डैश, ये तो पता ही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत किया, क्लियर है सारा, नो इश्यूज, ठीक है आगे बढ़े। किसी भी MCQ का मसला कोई, ओके सब जीनियस हो तुम लोग यार, फिर भी परेशान हो रहे हो, मतलब ये चीज़ें आपको आ रही है तो NET के पास पेपर की मतलब टेस्ट देने जब बैठोगे ना तो उस वक्त भी आ रहा होगा, उस वक्त तो ऐसा नहीं कि ब्लैंक शीट हो जाएगा माइंड आपका, उस वक्त भी आ रहा होगा। और देखा है तो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, ज़्यादातर थ्योरी है ना। ओके 119 रिप्लेसमेंट ऑफ H+ बाय HSO3 इज नोन एज डैश। हाँ जी क्या कहलाएगा, SO3H लगता है तो सल्फोनेशन होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, पता है सबको। 120 बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन डैश, सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसमें होगा? हाँ चूँकि ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम बॉन्ड लेंथ होता है तो इथाइन, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। 121 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ ये मुश्किल आ गया ना, किस स्पीशी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सी होगा। अच्छा कैसे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मैंने आपको बताया भी था अगर आप याद करो। देखो NO2 का स्ट्रक्चर है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, याद है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 होता है, 1 2 3 4 5, इधर पे एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, इधर पे एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक तरफ से नाइट्रोजन ने क्या कर लिया बेटा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और एक तरफ से नाइट्रोजन ने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन के लास्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस वजह से क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो कैसा है भाई, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ना भाई, हम उसको अनस्टेबल कहते हैं, चूँकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया ना इसके अंदर, ये है कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना भाई, जो पेयरिंग में नहीं है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें, NO2 में पाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल MCQs है, इसके लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सही है। 122 है कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस वेयर X रिप्रेजेंट्स डैश, क्या है X, चेक कर लेते हैं। C कैसे, चूँकि 13 + 2 15 हो गया, सही है, और 27 + 4 कितना होता है 31, और एक न्यूट्रॉन में निकल गया तो फिर 30, सही है बिल्कुल सही। 15 P 30 समझ में आ रहा है ना कैसे निकल रहा। 123 इफ Kc इज ग्रेटर देन Kp, ये जो है ना वो है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम से रिएक्शन आया हमारे पास। अगर आप याद करो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 है ना भाई, फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर 7 था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था Kc Kp का रिलेशन। देखो Kp
बड़ा होगा Kc से उस वक्त जब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट से, ठीक है। तो Kp बड़ा होगा Kc से उस वक्त जब रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट से, और Kc कब बड़ा होगा Kp से, जब प्रोडक्ट के मोल कम होंगे रिएक्टेंट से। तो प्रोडक्ट मोल लेस देन द रिएक्टेंट, बिल्कुल सही कहा, बी ऑप्शन। तो ये हमने वो पढ़ा था ना कि रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, तो उससे ही MCQ आया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो कॉपी में अपनी फर्स्ट ईयर की। तो मसला ठीक है, इशू है तो सारे हो गए, आगे बढ़े। ओके, MCQ 124, चार्ल्स लॉ, इफ प्रेशर ट्वाइस देन वॉल्यूम बिकम्स डैश। चार्ल्स लॉ, इफ प्रेशर ट्वाइस देन वॉल्यूम बिकम डैश, बॉयल्स लॉ होगा ना। अगर प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, हाफ हो जाएगा, सिंपल इन्वर्स रिलेशन है, तो रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। 125, विच एसिड प्रेजेंट इन लेमन, बहुत आसान है, सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। विच गैस इफ यूज वेरी फास्ट, सबसे हल्का जो होगा, सबसे हल्का कौन सा है, 12 4 16, यस ये 17 हो रहा है ना ये, यस। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लाइटर गैस विल डिफ्यूज द फास्टेस्ट, इसलिए हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। 127, विच मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट डैश, मतलब किसमें ऑक्टेट रूल नहीं लग रहा, एक मिनट, विच मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल एक्सेप्ट, देखो इसमें ऑक्टेट रूल लग रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा CS2 में। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ना कार्बन डाइसल्फाइड का, तो उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सही है ये। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, 7 इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट सेल में। ऑक्सीजन में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है ना ऑक्टेट। H2 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब क्या करें, हाँ फॉलो करेगा, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। की में भी डी करेक्ट है, की के लास्ट से क्या है, डी है आंसर, की के लास्ट से, ओके तो डी ही लगा लेते हैं। हाँ मतलब सही है कि फॉलो कर रहे हैं ऑक्टेट रूल को, बट कंप्लीट नहीं हो रहा ऑक्टेट, 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में हो रहा है, इसमें तो ऑक्टेट रूल ही फॉलो नहीं हो रहा। दैट्स व्हाट डी मोस्ट सूटेबल आंसर हो गया आप। अच्छा कभी बार होता है 2 MCQ में कन्फ्यूजन हो जाती है, दो ऑप्शन में। 128, डाउन सेल, ये ओल्ड बुक का है, न्यू बुक में नहीं है। डाउन सेल को किस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो डाउन सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इससे हम सोडियम मेटल बनाते हैं। ये ओल्ड बुक में था, न्यू बुक में नहीं है, तो आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा कि डाउन सेल से सोडियम मेटल बनाया जाता है, सही है। तो अब बाकी डिटेल में नहीं जाने कि डाउन सेल क्या होता है क्या नहीं होता है, बस डाउन सेल से सोडियम मेटल बनता है, ठीक है। जो न्यू बुक में मैंने बताया ना इंडस्ट्रीज हटा दी गई हैं, तो ये भी एक इंडस्ट्री तो जो हटा दी गई है। ओके, फार्मूला मास ऑफ NaCl बहुत आसान, बी होगा 58.44 ग्राम पर मोल, 58.5 होता है वैसे। 130, NaCl इज डैश कंपाउंड, यस NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक, कोवेलेंट, पोलर, क्या कोवेलेंट भी है, असल में इसका आंसर ए ही लगा हुआ होगा आंसर की में। रीज़न क्या है बेटा, पोलर नॉन पोलर ना हम लोग सिर्फ कोवेलेंट के लिए ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आयनिक में हम पोलर नॉन पोलर की बात ही नहीं करते। अगरचे आयनिक में पोल्स होते हैं, लेकिन हम पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए करते हैं। कभी पोलर आयनिक और नॉन पोलर आयनिक नहीं सुना होगा आपने, इस वजह से क्या होगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गए सारे, कितने हो गए, बेहतरीन 130, गुड, सही स्पीड है यार तुम लोगों की। 131, रियल गैस लॉ ऑबेस डैश, रियल गैस लॉ ऑबेस क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों, रीज़न, मतलब रीज़न क्या है इसमें, सवाल ही समझ में नहीं आया अभी। रियल गैसेस फॉलो दिस लॉस, ये कह सकते हैं ना, यस ओके। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ये फॉलो कर, बॉयल्स लॉ और गार्डोस लॉ आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं, ग्राम्स लॉ इसलिए सही होगी।
ग्राम्स लॉ करेक्ट होगा, क्योंकि ग्राम्स लॉ रियल गैसेस के लिए बिल्कुल सही। तो यहाँ होने रियल गैसेस फॉलो दिस लॉ, इस तरह से, या रियल गैसेस ओबे दिस लॉ, इस तरह से। थोड़ा इंग्लिश थोड़ी आगे पीछे हो गई, सही है। 132 फार्मूला ऑफ डाई मिथाइल ईथर इज, बहुत आसान। अच्छा इसको पहले बना लेते, डाई मिथाइल ईथर क्या यही है ना, CH3O CH3, यही है डाई मिथाइल ईथर। तो जो हो जाएगा C2H6O, तो क्या हो गया C2H6O, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, C2H6O क्लियर है। 133 फार्मूला ऑफ इथेनॉल इज इजी, C2H5OH, डी बिल्कुल सही। 134 है बेकलाइट इज अ पॉलीमर बाय 2 मोनोमर विच आर डैश, इजी, ए फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड या मिथानल। 135 ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट सॉल्युबल इन ऑल एक्सेप्ट डैश, वाटर में नहीं होंगे, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में होगा, क्लियर है। 136 फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। 137 अनदर नेम ऑफ मीथेन इज, ओके। 138 फार्मूला ऑफ अमाइड इज, है ना, CONH2 होता है ना, ये सोलर चीज होगा, क्योंकि अमाइड हमें पता है CONH2 होता है ना, अमाइड ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। बफर्ड सॉल्यूशन इज, बफर्ड सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा, ये होगा आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर, बफर्ड सॉल्यूशन कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 8 में पढ़ा था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले में, है ना। बफर्ड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, और सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच इज कॉल्ड बफर्ड सॉल्यूशन, ऐसे है ना भाई। अब बफर्ड सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बनता है, बफर्ड सॉल्यूशन दो तरह का होता है, दो तरह के बफर्ड सॉल्यूशन होता है ना भाई। एक हमारे पास कहलाता है एसिडिक बफर्ड सॉल्यूशन, और एक क्या कहलाता है, बेसिक बफर्ड सॉल्यूशन, ऐसा ही है। एसिडिक बफर्ड सॉल्यूशन में क्या होता है कि वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है और उसका एक सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट कह सकते हैं, ठीक है, और उसका एक बेसिक सॉल्ट लगा हुआ होता है। और बेसिक बफर्ड सॉल्यूशन में क्या होता है, वीक बेस होता है और उसी बेस का क्या लगा होता है, एक एसिडिक सॉल्ट। याद आ रहा है कुछ, जैसे इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिखते थे CH3COOH, है ना, याद आ रहा है कुछ, प्लस उसके साथ इसका एक बेसिक सॉल्ट CH3COONA। इसमें हम लोग लिखते थे वीक बेस NH4OH और उसका एक एसिडिक सॉल्ट क्या NH4Cl, ऐसे ही था ना ये। अब आ जाते हैं MCQs में, क्या आंसर बता रहे हो आप लोग उसका, सी, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस हमेशा मतलब उसी का बेस, तो कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग तो होता ही नहीं है इसके अंदर। वीक एसिड एंड वीक बेस नहीं, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस लग रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड में बात हो सकती है कि सर वीक एसिड अगर हमारे पास CH3COOH है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा ये डी भी तो हो सकता था, मतलब वीक एसिड के साथ उसका स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। बट होता पता है क्या है, इसी एसिड का असल में चूंकि ये बेस होता है, इसी एसिड का सॉल्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस कह सकते हैं उसको। तो वीक एसिड के साथ कॉन्जुगेट बेस कौन सा होता है, जो उसी एसिड से बन रहा होता है, वो पढ़ा था ना ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, उसके अंदर से। तो सी ही करेक्ट है, की इसमें मसला नहीं, की में सही है, सी करेक्ट। तो डी में कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के बजाय हम कॉन्जुगेट बेस कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एसिड से बना होता है। जैसे देखो इसके अंदर इसका आयन मौजूद है, इसके अंदर इसका आयन मौजूद है, समझ गए को मसला। तो ये थोड़ा देख लेना, बफर सॉल्यूशन का टॉपिक चैप्टर 8 में आपको मिल जाएगा अगर भूल गए हो तो। 140 द बॉन्ड बिटवीन HCl इज डैश, आयनिक तो हो ही नहीं सकता, मेटल है ही नहीं, क्या है, पोलर कोवेलेंट होगा ना। आयनिक कब से हो गया, आयनिक के लिए मेटल होना चाहिए, मेटल कहाँ है इसमें, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, प्लस है माइनस है, तो सादा आरिफ ने गलत जवाब दिया ये। 141 है Na2CO3 इज प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस, ये भी नहीं है हमारे कोर्स में, ओल्ड बुक क्या है, ये भी इंडस्ट्री हटा दी गई। सॉल्वे प्रोसेस सुना है इसके बारे में, सॉल्वे प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, न्यू बुक में तो नहीं है ना हमारे ये, और इससे पहले भी कभी शायद मैट्रिक में पढ़ा है क्या, कभी मैट्रिक में पढ़ा होगा, सेकेंडरी में नहीं है।
था पुरानी बुक में था, अब चूंकि पास पेपर ओल्ड बुक के हैं इसलिए ओल्ड बुक के MCQ आएंगे। 142 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस डैश। अल्केन प्रोड्यूस करता है ना हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन करने पे। अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस नहीं करता, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर सकता है, ये एल्डिहाइड से रिएक्शन कर सकता है, ये कीटोन से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ये बना क्या सकता है अल्केन? अल्केन के अलावा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल भी बनाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है, पढ़ा है ना हमने? तो ये हमारे न्यू बुक का भी है, सेकेंड ईयर का चैप्टर 6 है ना ये, अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस, उसके अंदर पढ़ा था। क्लियर है तो मसला? क्लियर है, ठीक है। तो देखो अगर इस तरह से पढ़ोगे ना तो अगर नया भी आ जाता है ना तो समझ में आ रहा होगा। अभी MCQ अगर रट्टा ही मार लेंगे हम जस्ट कीज़ को ना तो फंस जाएंगे अगर नया MCQ आ गया तो बेहतर है कि हमें समझ के चीज़ को करें कि ये आंसर क्यों है, ये ज़रूरी है। क्योंकि नया भी आ सकता है ना, फिर तो आप क्या करोगे, फिर तो आप पूरी तरह से फंस जाओगे। नेक्स्ट करते हैं 143। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मेन चीज़ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा मेटल्स होते हैं। तो क्लोरीन तो ऐसे ही कट गया, B और फ्लोरीन भी कट गया। अब क्रोमियम और सीजियम दोनों मेटल्स हैं, लेकिन कह रहे हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव समराज जो सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सके, और सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करता है? जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा हो। तो क्रोमियम तो हमारा कौन से पीरियड में पाया जाता है? 4th पीरियड में, चौथे पीरियड में होता है ना 3D ट्रांजिशन सीरीज में। और सीजियम तो हमारा 6ठे पीरियड में पाया जाता है। तो बड़ा एटम सीजियम का है, तो चूंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं इसलिए सीजियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सही है। अब कोई और भी आ सकता है तो ऑप्शन में इसकी जगह पर, तो हम लॉजिक यही लगाएंगे, ठीक है। 144 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये तो ऐसे ही पता है। क्लोरीन जब आ ही गया तो बात ही खत्म हो गई, इससे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता कुछ भी लिखा हो, क्योंकि 4.0 हाईएस्ट, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं ना। आगे, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फैटी एसिड? इसमें से कौन सा एक फैटी एसिड नहीं है? सवाल गलत है। असल में ना फैटी एसिड तो कोई भी नहीं है। हमने पढ़ा था फैटी एसिड की जो करेक्ट डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जिसमें 12 से 24 कार्बन एटम होते हैं। इसमें तो किसी में भी 12 से 24 कार्बन एटम नहीं है। तो इसका मतलब ये फैटी एसिड पता है किसको कह रहे हैं? ये फैटी एसिड जस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को बोल रहे हैं। अब आंसर पे पहुंच जाएंगे। ये तीन तो नहीं हो सकता, ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, छोड़ दो, नहीं पता क्या होता है भाई। ये देखो, ये तीन तो नहीं हो सकता ना, तो ये तीनों इनके मुताबिक फैटी एसिड होगा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो है। ये प्रोपेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, इसके बारे में पता नहीं, और ऐसा हमने कभी सुना भी नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वैसे तो अगर आप आंसर पे पहुंचना चाहें तो यही करेक्ट आंसर है। अब ये होता क्या, ये भी बता देता हूँ, पूछा नहीं आपसे बट बता देता हूँ, नॉलेज होनी चाहिए। पैथेलिक एसिड, देखो हम इस तरह से कभी लिखते हैं ना, ये लेक्चर मैंने डाला हुआ है, देखो अपलोड किया हुआ तो है, लेकिन ये मैंने घर पे अपलोड किया है। स्लाइड चल रही होगी इसकी, कंप्यूटर के थ्रू ना अपलोड हुआ होगा ये। इस सेशन में मैं इसको बोर्ड पे कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा डिटेल में मैं चीज़ें बताऊँगा जो उस पर नहीं दिख रही होंगी। वो बहुत तेज़ी में ख़त्म हो गया होगा, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। वो तो 1-1.5 घंटे में पूरा हो गया था 300, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आंसर बताते हुए जा रहा हूँ, और यहाँ मैं पूरा आपको डिटेल बता रहा हूँ कोई चीज़ क्यों, और यही तरीका ज़्यादा बेहतर होता है पढ़ने। जब मैं क्लास में खड़ा होता तो पूरी डिटेल पे हम बात करते हैं, घर पे बनाता तो बस आंसर बता के निकल जाता। देखो ये हमारे पास COOH है, ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हुआ ये बेंजोइक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्योंकि फैटी एसिड जो है ना, मतलब वो एलिफेटिक होगा, एलिफेटिक, तभी तो फैट का वर्ड ही यहाँ से निकला है। एलिफेटिक मतलब कि स्ट्रेट चेन, कार्बन की चेन सीधी हो, साइकिल नहीं होनी चाहिए फैटी एसिड के अंदर, तो हमें साइक्लिक ढूंढना है। पैथेलिक एसिड साइक्लिक कैसे बता रहा हूँ, ये बेंजोइक एसिड है, ये तो समझ में आ गया। और देखो ये COOH यहाँ आ गया, ये वाला देखा है, इसका बारे में सुना है कभी? दो COOH ऐसे ऊपर नीचे लगा, इसको बोलते हैं टेर पैथेलिक एसिड, याद आ रहा है, कभी बताया होगा, इसको टेर पैथेलिक एसिड कहा जाता है। और अगर COOH एक ऐसा लगाओ और एक COOH यहाँ लगाओ ऑर्थो के पोजीशन पे, ये हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड पैथेलिक एसिड। और अगर इस तरह से हो जाए कि एक COOH यहाँ लगाओ और एक COOH इधर मेटा पर लगाओ, तो इसको लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड आइसोपैथेलिक एसिड। ऐसे ही में डिटेल, ये आगे की बात है। तो ये बेंजोइक एसिड, टेरपैथेलिक एसिड, पैथेलिक एसिड, आइसोपैथेलिक एसिड,
ये सारे COOH होते हैं, लेकिन चूंकि इनके अंदर सब में बेंजीन रिंग है तो ये सब के सब फैटी एसिड नहीं कहला सकते। दैट्स वाई ए ऑप्शन, इट इज़ नॉट अ फैटी एसिड। चूँकि फैटी एसिड हमेशा एसाइक्लिक होगा, लंबी कार्बन चेन में होगा। वैसे ज़्यादा बेहतर तो ये लॉन्ग कार्बन भी होना चाहिए, जो हमने पढ़ा है लिपिड्स के टॉपिक के अंदर। सही है, क्लियर है, बात समझ आ गई? तो पूछा नहीं आपसे पेथेलिक एसिड क्या होता है, लेकिन मैंने ऐसे बता दिया आपको कि ये चीज़ होती है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल स्ट्रक्चर से। 146 EDTA इज अ डैश लिगेंड, यस पॉलीडेंटेट, बिल्कुल सही। और पॉलीडेंटेट में भी कितना डेंटेट होता है? ये हेक्साडेंटेट होता है, डेंटिसिटी 6 होती है इसकी, याद है? ये हमने पढ़ी है, चैप्टर 2 का है ना हमारा, सेकेंड ईयर। ओके 147 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन, ये चला गया, ये रिपीट भी हो जा रहा है, वाटर। विटामिन B1 इज, बताया था ना नाम पिछली क्लास में भी, थायामाइन विटामिन B1 होता है। विटामिन B2 क्या होता है? राइबोफ्लाविन, बिल्कुल सही। 149 सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन, 7 मारेगा 90+, ठीक है, सही है। नहीं माशाल्लाह सब आंसर बता रहे धड़ धड़ ये ठीक है, क्लियर है? कोई मसला किसी भी MCQs में? सारे ओके, ठीक है। बस ये एक आता है पैथेलिक वाला थोड़ा सा, लेकिन ये मसला नहीं था, हमें पता है कि अगर हम इसको हटा देंगे तो जो भी है यही आंसर करेक्ट है, कि ये 3 तो फैटी एसिड हैं, चूँकि एलिफेटिक है, यही नहीं होगा जो भी हो ये स्ट्रक्चर इसका। तो कभी कभार हम एलिमिनेशन के थ्रू भी चलते हैं MCQs करने के लिए। एलिमिनेशन में जो गलत है पहले उसको हटा दो, ऑटोमेटिकली आप सही तक पहुँच जाते हैं। ये भी एक तरीका होता है MCQ सॉल्व करने का। डायरेक्ट सही तक पहुँचना मुश्किल है, गलत को हटाना ज़्यादा आसान होता है। ये भी एक तरीका हम हर सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है MCQ सॉल्विंग में। तो एप्टीट्यूड में तो बहुत ऐसा किया जाता है एलिमिनेशन पे, अभी आगे भी करेंगे ऐसे MCQs तो पता लगेगा। ओके नेक्स्ट आते हैं 150, तो आधा लेक्चर हो जाएगा। द रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस बाय, ये तो रिपीट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही है। द फॉर्मूला ऑफ प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड क्या? 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या यही होगा प्रोपानोइक एसिड? चेक करो जरा, यही होगा। तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? 3 4 5 और 1 6, ऑक्सीजन कितना है? 2, बताओ क्या है? बी ऑप्शन है। तो मसला खुद ही कर सकते थे ना, मतलब ऐसे दिया जाएगा तो मसला नहीं, अभी स्ट्रक्चर बना के कुछ जोड़ लो, कनेक्ट। हमें स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, हमें डायरेक्ट देख कर समझ में नहीं आता, ये स्ट्रक्चर बना के हम इसको काउंट कर लेंगे। फॉर्मिक एसिड, ये तो बड़ा आसान है, इसका भी स्ट्रक्चर बना के होगा। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? यही होता है, तो क्या हो जाएगा? CH2O2, क्या करेक्ट है? आसान है ना भैया, मतलब फॉर्मूला बना के आप इस तरह से बना लो। तो भाई डायरेक्टली तो मुझे भी नहीं पता लगता क्या है ये, जब तक फॉर्मूला मैं भी हमेशा आप देखो ऐसे ही करता हूँ, पहले लिखता हूँ स्ट्रक्चर फिर लिखता हूँ। ये ओल्ड बुक का है, किप्स अपरेटस इज यूज्ड टू प्रिपेयर टैश। और कौन सी गैस बनाते हैं पता है किसी को? यस बिल्कुल सही, H2S गैस बनाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। स्मेल कैसी होती है इसकी? रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है इसकी। गटर जैसी स्मेल भी कहते हैं, गटर जैसी स्मेल भी इसी की होती है, रॉटन एग लाइक स्मेल। और रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये सब ओल्ड बुक की बातें याद रखिएगा। 154, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C6H14 आर पॉसिबल? 2 की पावर -4 + 1 लगा देंगे ना, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फॉर्मूला तो पता है ना आपको ये। 155, गैलियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप? बैगन आलू गाजर इन थैली, 3A ग्रुप, सही है। नेक्स्ट क्या हो गया? 156, केमिकल नेम ऑफ यूरिया इज कार्बेमाइड, सही है। ये पता है, पहले ही दिन ही बताया था, आता है ये इसमें NAD में आता है, ठीक, कार्बेमाइड। जब मैं पढ़ा रहा था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ लिखाया था कि NAD में ही आता है कार्बेमाइड, सही है। तो मसला ये वाकई ही में आसान है, मतलब ये नहीं कि मैं खड़ा हुआ तो आसान है, ये वाकई में ये आसान ही है, सही बात है ना भाई। मतलब ये नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत है आपका तो आपको आसान लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाकई में आसान है। और फिजिक्स मुश्किल है, उसको कोई एक्सपीरियंस टीचर भी बताना शुरू करे ना तो बहुत मुश्किल से समझा पाएगा उसको, तो ऐसे ही है ना, वो है ही मुश्किल वो और केमिस्ट्री है ही आसान, तो इसलिए आप सब समझ पा रहे हो इसलिए, ऐसे ही है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो 157,
विच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स फॉर्म वैन डर वाल्स फोर्सेस? पढ़ा था फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 था ना सॉलिड, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। 4 टाइप्स के क्रिस्टल बताए थे, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। याद आ रहा है कुछ? उसमें आयनिक क्रिस्टल में बताया था कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट क्रिस्टल में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। मेटालिक क्रिस्टल में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में बताया था मॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड कुछ नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो किस में होता है ये? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में। वैन डर वाल्स फोर्सेस को ही वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस कहा जाता है ना। ये सेकेंडरी बॉन्ड्स, इसी को सेकेंडरी बॉन्ड कहते हैं, इसी को वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं, इसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। याद आ रहा है कुछ? वैन डर वाल्स इक्वेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें की थी ना हमने फर्स्ट ईयर में। 158 द मिनिमम एनर्जी नेसेसरी फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस इज कॉल्ड, ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। एक्टिवेशन एनर्जी होता है आंसर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। फॉर्मूला याद है एक्टिवेशन एनर्जी का? क्या होता है? यस, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी, ऐसे ही आता है ना। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स ओल्ड बुक का है, ये ओल्ड बुक का है हाइड्रोजन के चैप्टर का। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड किसे कहा जाता है? मेटालिक हाइड्राइड्स को कहते हैं। मतलब हाइड्राइड्स ऐसे मैं चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, चाहिए ओल्ड बुक का है तो पढ़ा ही नहीं आपने कभी ये। हाइड्राइड्स किसे कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, उनको कहा जाता है हाइड्राइड्स। जैसे वाटर एक हाइड्राइड है, मीथेन एक हाइड्राइड है, हर वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन मौजूद हो उसको हम कहते हैं हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का क्या मतलब होता है? जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ना किसी ट्रांजिशन एलिमेंट से। अब ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होते हैं, उनके एटम जो है ना, अगर आप याद करो मैंने अभी आपको बताया था, उनके एटम जो है ना बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो उनके एटम जो कि बड़े होते हैं तो क्या होता है कि उनके बीच में गैप्स होते हैं। इन्हीं गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है, या इन्हीं को वॉइड भी कहा जाता है, इन्हीं गैप्स को। इन गैप्स में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जैसे छोटे एटम्स क्या करते हैं, इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना भाई। तो इस वजह से इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहा जाता है। अगर कोई प्लैटिनम वगैरह कोई ट्रांजिशन मेटल है उसमें अगर कोई हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा है, चूँकि मेटलेट कैरेक्टर होता है, चूँकि मेटल से बन रहा है ये, दैट्स मेटालिक हाइड्राइड। फिर रीज़न मैं बता रहा हूँ, आपने वो भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना, ये चैप्टर नंबर 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। याद आया कुछ? प्लैटिनम का उसमें हमारा पता ना एब्जॉर्ब कराते हैं हाइड्रोजन गैस को, तो वही चीज़ हो रही थी ना उसमें, बच्चों में भी बताया था मैंने। अगर याद करो तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 12 था। सही क्लियर है? बस समझ में आ गई बात? तो उसका मेटालिक आंसर है 160। एडिशन ऑफ HCN इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऐड किस में कर रहे हैं HCN को, सवाल तो ये पैदा होता है। HCN की एडिशन एग्जाम्पल है किसकी? देखो जरा समझो, HCN को तो हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में सियानोहाइड्रिन बनता है, और अगर इसी को हम लोग जो है ना इथाइन में भी ऐड कर सकते हैं, या इथीन में भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसमें ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सवाल तो इनकम्प्लीट है। एडिशन ऑफ HCN टू व्हाट? किसमें? एडिशन ऑफ HCN टू इथीन या इथाइन बोलेगा तो उसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और एडिशन ऑफ HCN टू एल्डिहाइड या कीटोन बोलेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। की में क्या है? सी है। तो यहाँ पर असल में पूरा होना चाहिए था एडिशन ऑफ HCN टू एल्डिहाइड या कीटोन। अब ये सवाल का आंसर बना, नहीं तो दोनों करेक्ट था, ए और बी। अब अगर NAD में आएगा तो हम बी ही लगा देंगे, इसमें कन्फ्यूजन वाला सवाल है ना ये। और ये सवाल एज इट इज़ आते हैं NAD में, और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब तुक्का मारना ही है ना कि तो जो सी ऑप्शन लगा हुआ है तो उसको लगाना है, क्योंकि कीज़ में यही लगा हुआ है NAD के, सॉफ्टवेयर में यही फिट है, सी ऑप्शन सही है। बस में आ गई, वरना ये सवाल अनक्लियर है, क्योंकि एडिशन दोनों तरह से होती है। याद है ना, मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन दो तरह से होती है, अल्कीन अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे जो अटैक करते हैं उसके लिए ऐसा नाम होता है रिएक्शन का। याद आ रहा है ना कुछ? 161 विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, सही है। 162 मोस्ट अबंडेंट एंड इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड इन ह्यूमन बीइंग इज, यही तो है
हमने दो ही तो पढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल और कोलिक एसिड। तो कोलेस्ट्रॉल इंसानों में होता है, कोलिक एसिड भी इंसानों में होता है, बच्चों में होता है। बताया था ना कॉलिक पेन का, बताया था मैंने आपको, छोटे बच्चों में रोते रहते हैं जो। तो लिपिड्स वाला टॉपिक भी आ रहा है इसके अंदर, आ रहा है ना उठ के। और तो लोग बोले सर पढ़ाई नहीं, छोड़ दीजिए, खुद पढ़ना पड़ेगा घर पे बैठ के। आ रहा है तो टॉपिक पढ़े तो आज समझ में आ रहा है ना कि ये आंसर है कोलेस्ट्रॉल। वरना स्टेरॉइड में मुझे बताना पड़ता है स्टेरॉइड क्या होता है, पूरा लिपिड समझाना पड़ता है इसके अंदर। ओके 161 163 when two atoms are combined together then they are called dash। जब दो एटम कंबाइन होते हैं एक साथ उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बोलो जोर से बोलो। बिल्कुल मॉलिक्यूल कहा जाएगा। दो एटम्स की कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल कहलाता है, आसान सी बात है। तो 9 क्लास के लेवल की बात है। 164 हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम। हाँ एयर से नहीं आता ना, एयर में चूंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। सही, बिल्कुल सही। सी द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज, सबको पता है। 166 विच अल्कीन डज नॉट फॉर्म बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। मीथेन बिल्कुल नहीं बन सकता, चूंकि अल्कीन में एक कार्बन वाला अल्कीन होता ही नहीं है ना। 167 अल्कीन हैज कार्बन कार्बन डैश बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 168 वन मोल ऑफ, ये तो दोबारा रिपीट हो गया, ये हो जाएगा उसमें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सी ऑप्शन। सही, क्लियर है? हलवा बिल्कुल ठीक है। तो मसला वन 169 तक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 170 दोबारा आ गया, एक ही चीज़ दोबारा में रिपीट ही हो जाए। फॉर्मूला ऑफ मिथानॉल इज डी ऑप्शन। वेजिटेबल फाइबर, ये भी रिपीट हो गया। सॉल्यूशन इज अ डैश मिक्सचर, होमोजेनस, पता है ना सबको। दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ, याद आ रहा है हेसेस लॉ, हेसेस लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेट ऑफ समेशन। फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा ना आपने ये, मतलब इसमें इस तरह से पढ़ा था ना कि इस तरह से ए है, ये बी बना, फिर ये सी बना, फिर ये डी बना, इस तरह से पढ़ा था ना। बल्कि इस तरह से ए बना, बी सी, फिर ये डी, फिर क्या कहते हैं कि ए डायरेक्टली डी बन जाए या पहले बी बने फिर सी बने फिर डी बने। ये डेल्टा एच है, याद आ रहा है कुछ? डेल्टा H1 डेल्टा एच, तो अगर ये तीनों को प्लस करेंगे डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 तो डेल्टा एच के बराबर है। याद आ रहा है ना, डिटेल में पढ़ा था इसको। तो ये हेसेस लॉ की स्टेटमेंट होती है मैथमेटिकल, क्लियर है? 174 विच ऑर्बिटल आर कोप्लेनर। देखो प्लेनर और कोप्लेनर किसे कहा जाता है? प्लेनर और कोप्लेनर एक ही चीज होती है, दे बोथ आर सेम थिंग्स। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, sp sp2 sp3 नॉन ऑफ दिस। प्लेनर कौन होता है? जो जमीन पर रखा जाए, जमीन पर रखा जाए। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये टेट्राहेड्रल इस तरह से होता है ना, ये जमीन पे चिपटा नहीं रखा सकता, चिपटा होकर फ्लैट होकर नहीं रखा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ये sp3 हमारे पास क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली नॉन प्लेनर, ये हमारे पास नॉन प्लेनर होते हैं। अब बच गया sp2 sp। sp2 की बात की जाती है तो sp2 हमारे पास इस तरह पंखे की पंखड़ी होती है, ये ज़मीन पे चपटा रखा सकता है, ये प्लेनर या को प्लेनर होता है। sp के बारे में क्या ख्याल है? तो क्या ये प्लेनर नहीं होगा क्या? अगर हम इस तरह से कहते हैं, ये इस तरह से होता है ना भाई, ये भी तो ज़मीन पे चिपटा रखा जाएगा, तो ये भी तो प्लेनर हुआ। क्या लोन पेयर की तो बात ही नहीं है, तो स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। भाई यहाँ पर तो हम स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं ना भाई। sp2 के साथ sp भी, अगर बात यही है कि ज़मीन पर रखा जाना चपटा होके तो sp भी रखा सकता है, लीनियर स्ट्रक्चर, इस तरह ट्रायंगुलर रखा सकता है। sp3 मान लिया नहीं रखा सकता है। अब बोलो यस। BF3 sp2 हाइब्रिडाइज होता है। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ट्राइगोनल पिनर शेप बनता है। हाँ भाई क्या कह रहे हो? तो ए भी सही लग रहा है। या तो इसमें सवाल ये होना चाहिए था विच
ऑर्बिटल्स आर नॉट कोप्लेनर, यही कर लेते हैं क्योंकि सब मसला है, कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा पूरा। विच ऑर्बिटल आर नॉट कोप्लेनर करें ना, वैसे इसका अगर कोप्लेनर अगर बात करते हैं ना तो इसका एनईडी के की में बी ही लगा हुआ है। अगर ये आ जाता है तो बी लगा देंगे, अगर ये एज इट इज आ गया, नहीं आता है कॉन्सेप्चुअली नॉट कोप्लेनर तो सी लगा देंगे। ये दोनों तरह से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि उस वक्त नंबर नहीं कटे हमारे एक भी। ओके, लिगेंड्स आर डैश, लेविस बेस होता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन, हाँ लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सही है। और किसको डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर? मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को। क्लियर है? तो मसला 175 तक, बस 25% बाकी है, बहुत तेज़ी में हो रहा है, थोड़ा स्लो कर लो, इंग्लिश में स्लो करेंगे। विच एलिमेंट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज? सेम ग्रुप वाले, क्या है क्या सेम ग्रुप में? 177। विच हाइड्राइड्स आर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड? ये तो अभी बताया ना, मेटेलिक हाइड्राइड्स को इंटरस्टिशियल कहते हैं, ओल्ड बुक का ये। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है उसकी ऑक्सीडेशन से क्या चीज़ बनती है हमारे पास? यार देखो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल असल में क्या होगा, प्राइमरी के सेकेंडरी के टर्शरी? ये है ना आइसोप्रोपाइल, ये लो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो, ये लो, ये लिख देता हूँ मैं आपके सामने, ये है ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्या है ये? चेक करो। सेकेंडरी होता है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? अरे यार 1 डिग्री, अरे ऑप्शन को छोड़ो जो लिखा हुआ है, ऑप्शन में नहीं देख रहा अभी। 1 डिग्री से बनता है क्या? एल्डिहाइड। 2 डिग्री की ऑक्सीडेशन से कीटोन। 3 डिग्री नहीं होती ऑक्सीडेशन, इस एरिक एंट्रेंस ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ पर कह रहे हैं कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्या है माना, ये अभी रिएक्शन करके दिखाऊं क्या? देखो रिएक्शन से एमसीक्यूज आया ये, है ना। नेक्स्ट है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई एल्यूमिनियम इफ फेरस ऑक्साइड इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी। पिछले क्लास में बताया था, बेयर्स मेथड, बिल्कुल ये भी ओल्ड बुक का है। बेयर्स मेथड, सरपेक्स मेथड, हॉल मेथड। 180 है। द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन कितने? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर पूछता पाई बॉन्ड कितना है तो पाई बॉन्ड कितना है? 3 पाई बॉन्ड है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है, चूंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना भाई, तो सी ऑप्शन होगा। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड पूछता कितना है तो फिर 12 सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन पूछ लेता तो 24 हो जाता, डबल कर देते। नेक्स्ट 181। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्वस स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये है ना मुश्किल। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्वस स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखो तुक्का तो नहीं मारेंगे, हाँ देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर आप छोड़ दो जो भी होगा समझना पड़ेगा। देखो जो आसान है वो मुश्किल है, वो वाकई में मुश्किल है। अगर मैं खड़े होकर बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया मतलब इतना आसान नहीं है, वरना मैं बैठे बैठे ही बता दे रहा हूँ कि ये आंसर है, ऐसा ही ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप याद करो, केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर 9, कितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी तरह का होता है याद है? 3 तरह का होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर नहीं, 4 तरह का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 0। हमने पढ़ा था 0 ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट नहीं करती है। और हमने पढ़ा था 0 ऑर्डर रिएक्शन सारे कौन से होते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन, यही पढ़ा था। जो सनलाइट की मौजूदगी में होते हैं वो 0 ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। लेकिन साथ में ये भी याद रखना, अगर कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रहा हो तो वो भी 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है, वाटर की प्रेजेंस में। बात समझ में आ रही है? अब चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्वस स्टेट 0 ऑर्डर हुआ तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो गई? सही कहा हुज़ैफा ने, कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आया क्यों एमसीक्यू से आंसर? 182। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन, ये तो हो गया 12। क्लियर है?
तो मसला हाँ था, ये सब कुछ ओके ओके। 183 C3H4 हाइड्रोकार्बन फॉर्म, मतलब कह रहे बेटा कि ये जो कंपाउंड है ये किस ग्रुप से है, मतलब इसका मेंबर और दूसरा कौन सा हो सकता है। पहले तो ये छोड़ो, इसको ये बताओ ये क्या है, इसका नाम बताओ। हाँ प्रोपेन, प्रोपीन के प्रोपाइन, क्या है ये, क्या ये प्रोपाइन है? C3H4 है ना, CnH2 और -2 की, नहीं समझ में आ रही बात? डबल करके दो कम है ना। अब दूसरा प्रोपाइन और दूसरा अल्काइन कोई है इसके अंदर? कहाँ है? बी है, C7 डबल हाइएस्ट हेप्टाइन है ये, है ना भाई। डबल करके दो कम करे, C7H12 लिखा भाई। समझ में आया कैसे? मतलब कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है इसी फैमिली का दूसरा कंपाउंड कौन सा है इसी ग्रुप का, ये वाला। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात? ओके देखो, अगर आपको नहीं समझ में आएगी मैं बिल्कुल डिटेल में पूरे एक स्ट्रक्चर को ओपन कर दूंगा आपके सामने। जिन मैं घर से कीज देख कर नहीं आया, मुझे नहीं पता कीज में क्या लिखा है, वो मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। 184 एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इज अ स्टेटमेंट ऑफ, याद आ रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। 4 तरह के पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल्स, N+L रूल, ऑफबर्ग प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल। और सबसे पॉली क्या बोलता था, एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसकी एक और स्टेटमेंट थी, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर्स। याद आया कुछ? पूरी डिटेल उसके हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ ली है। आ जाओ 185 द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, 3 6 पाई बॉन्ड पूछ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा। ये देखना बॉन्ड पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, गौर से, ठीक है। विटामिन ए क्या कहलाता है? रेटिनॉल कहलाता है, सही। 187 दिस इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, 2 ही होता है वाटर सॉल्युबल, विटामिन बी, विटामिन सी, तो सी ही होगा। बी सी विटामिन सॉल्युबल होता है, विटामिन ए डी ई के क्या होता है? फैट सॉल्युबल। याद आ रहा है ना, बताया था। RSH क्या है? थियोने थायो, थायो अल्कोहल। इसी को और क्या नाम देते हैं पता है? मरकैप्टेंस। याद आ रहा है? 189 कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन अ वे, ये है ना मुश्किल। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से अलग होता है, ये क्या मतलब? कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन अ वे, किस तरह से वो मुनफरिद है, अलग है, ये सवाल करें। ऑप्शन पढ़ लेते। पहला, इट इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, बात तो सच है। इट इज फाउंड बाय 2 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड्स नहीं। इट इज फाउंड बाय पैरेलल शेयरिंग, नहीं भाई, नॉन ऑफ दिस। ए ऑप्शन, मतलब डिफरेंट इन दिस वे से मुराद किस तरह से वो पहचान में आता है, किस तरह से उसको मुख्तलिफ हम आयनिक बॉन्ड से अलग करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, क्योंकि आयनिक में ट्रांसफ़र होता है। समझ में आ रहा है? सवाल थोड़ा सा वर्डिंग घुमाई भी है इसके अंदर, सही है। नेक्स्ट होता है 189 हो गया, ओके। 190 Benzene shows saturated nature due to dash, delocalized pi electron, क्योंकि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होता है वो रोटेट करते हैं, इसकी वजह से ना सैचुरेटेड हो जाता है। ए ऑप्शन क्लियर है। 191 हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड डैश एजेंट, दोनों होता है। अब ए के बी, अब जरा समझो, हाँ दोनों है, क्योंकि हाइड्रोजन हमें पता है कि हाइड्रोजन प्लस चार्ज भी क्रिएट करता है और माइनस चार्ज भी क्रिएट करता है। बट जब आप इसको गूगल करोगे ना तो हाइड्रोजन कौन सा एजेंट है, तो वो क्या बताता है? रिड्यूसिंग एजेंट बताता है, और आंसर की में भी शायद रिड्यूसिंग एजेंट ही लगा होगा। मतलब ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली ज़्यादातर अक्सर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्शन कर रहा होता है। मतलब हाइड्रोजन ज़्यादातर, हाइड्रोजन का ये वाला चार्ज बहुत मशहूर है, ये वाला चार्ज इतना मशहूर नहीं है ना। ज़्यादातर H पे प्लस लगाते हैं, माइनस बहुत कम लगता हुआ देखा है आपने।
तो चूंकि हाइड्रोजन अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा, रिड्यूसिंग। सही है। तो ये भी बड़ा मुश्किल एमसीक्यूज था। मुस्लिम साइंटिस्ट ट्राई टू प्रिपेयर गोल्ड थ्रू अदर मेटल लाइक कॉपर, प्लैटिनम, ETC बाय डैश। जब मैं ये लेक्चर करा रहा था ना, तो इसमें दो अलग अलग आंसर है, दो अलग अलग लेक्चर में मेरे। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा सही है, आपने इसमें कुछ बताया उसमें कुछ बता रहे हैं। उसका सही तरीका ये होता है कि आप लेटेस्ट वीडियो को आप चेक कर लेंगे। जो वीडियो बाद में बनी ना वो सही, जैसे अब दोबारा मैं बना रहा हूँ, ये भी लेटेस्ट वीडियो है ना, अभी की आज की वीडियो है, इसमें मैं सही आंसर बताऊँगा कि इसका करेक्ट आंसर स्मेल्टिंग है। अच्छा, ये जो है ना, मुस्लिम साइंटिस्ट ट्राई टू प्रिपेयर गोल्ड थ्रू अदर मेटल लाइक कॉपर, प्लैटिनम, ETC, ये किसी भी बुक से नहीं है, ओल्ड बुक, न्यू बुक, किसी से नहीं है, ये इंटरनेट से, गूगल से MCQ दिया गया, इसलिए हमने पढ़ा कभी नहीं है ये मेल्टिंग, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग। मतलब गोल्ड को ऐसे हमने गोल्ड की रिफाइनिंग पढ़ी नहीं आज तक हमने, तो ये गूगल से लिया गया MCQ, तो इसका आंसर है स्मेल्टिंग है। सही है, इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे तो ये याद कर लेना पड़ेगा इसको, स्मेल्टिंग। लेकिन ऐसी बात है, एक बच्चा जिसने पास पेपर देखा है ना, वो तो परेशान हो जाएगा, भले उसको पूरी किताब रटी हुई हो, जो गूगल से MCQ आ रहा है भाई। और सेम ये चीज़ ये फिजिक्स में भी कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में भी कर रहे हैं। अब सोचो वो तो बुक से करता है तो बच्चा परेशान हो जाता है, तो बाहर से करेगा तो क्या होगा। 193 है, अनदर नेम ऑफ पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 194 हेमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पढ़ा था ना हमने, स्टोरेज प्रोटीन होता है ना, ये रेड कलर का होता है। क्या? हेमोग्लोबिन का, पिक्रिक एसिड का? हाँ, स्ट्रक्चरल नहीं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आता है। स्टोरेज में तो एल्ब्यूमिन लिखा था ना हमने, और केसिन लिखा था। यस, स्टोरेज प्रोटीन में आता है। सादा ने सही बताया, प्लस माइनस बराबर हो गया। वन 195 इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन, इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? फर्स्ट ईयर चैप्टर 7। कब अचीव होता है इक्विलिब्रियम? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। 196 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स +1 होता है हमेशा, सही है। 197 कीटोन एंड एल्डिहाइड आर डैश, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, पता ही है तो बहुत इजी है। 198 अ डैश व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट टेकिंग पार्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटलिस्ट। 199 एवापोरेशन ऑफ वाटर इज, यस, यहाँ पर याद रखना है, मैंने कभी एक्सोथर्मिक भी बताया हुआ है, ये नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहते हैं? जब एनर्जी गेन भी ये बिना खुद ब खुद होता रहता है। अब एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको एनर्जी देने की नीड नहीं है, ठीक है। एवापोरेशन इज अ प्रोसेस दैट एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर, ये खुद ब खुद होता रहेगा। बॉइलिंग, लेकिन जो है ना, बॉइलिंग क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, पता है ना भैया। और जितने भी, बस यही चीज़ है। एवापोरेशन ऑफ वाटर कैसा है? स्पॉन्टेनियस है, सही है। तो मसला 199, 1 बज गया, लेकिन अब चक्कर में ज़्यादा करना पड़ेगा। दो 200 से थोड़ा आगे चला जाएगा, जैसे तरावी पढ़ते हुए नहीं करते हैं। आखिरी रिकत जब होती है तरावी में, मतलब आखिरी जब हम लास्ट 27वीं जब पढ़ रहे होते हैं, तो वो अल्फ लाम मीम दोबारा से शुरू कर देते हैं आखिरी रिकत में, ताकि आगे से पता कंटिन्यू, कुरान ख़त्म नहीं हो। बस ख़त्म का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो वही कर रहे हैं हम। 200 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, ताकि आगे भी करना है ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। हाँ भाई, 200 क्या है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज बाद में छोड़ो, इतना बड़ा सवाल। 201 करो। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड, आसान हटा देना पहले करके। 202 फॉर्म ग्रुप 3 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ग्रुप 3 का सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये एलिमेंट हम आप जानते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट मेटल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेटल पाया जाता है वो एल्यूमिनियम ही है, बताया था ना मैंने, मोस्ट अबंडेंट मेटल है। और 3 में कभी जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा अबंडेंट ये। 203 एलिमेंट्स हैविंग हाई IP बट इनर्ट बिहेवियर आर कॉल्ड डैश। IP का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड IP।
ऐसे ही होता है ना। तो किसकी आईपी ज़्यादा है, लेकिन इनर्ट बिहेवियर, इनर्ट का क्या मतलब होता है? इनर्ट मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। हाई आईपी है और रिएक्टिविटी लो है, बताओ क्या आंसर होगा? एटे ही होगा, इनर्ट तो यही है ना, इनर्ट, बाकी और कौन इनर्ट है? कोई भी इनर्ट नहीं है। तभी तो एटे ग्रुप को हम लोग इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नहीं याद आया? इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, जीरो ग्रुप, सब इसी को कहते हैं ना। ओल्ड बुक का है, अमोनल इज अ मिक्सचर ऑफ, अमोनल एल्यूमिनियम, पिछली क्लास में बताया था, एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट। क्या आंसर होगा? एल्यूमिनियम पाउडर भी होता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट भी होता है, सी, बोथ ए एंड बी। ये ओल्ड बुक का एमसीक्यूज है। अब आ जाओ सबसे ऊपर, तो लास्ट एमसीक्यूज करा रहा हूं, उसके बाद लेक्चर एंड करूंगा आज का। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इज द, ये थोड़ा इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही ना। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इन अ केमिकल रिएक्शन इज द, पता नहीं, ऑप्शन देखते हैं क्या पता कुछ समझ में आए। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, शायद ये पूछ रहे हैं, ऐसे है ना। वो हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट एक्सप्रेशन के ऊपर जितने भी कंसंट्रेशंस होते हैं ना उनका एडिशन, ऐसे ही है ना। याद आ रहा है कुछ? R इज इक्वल टू K लिखते हैं, उसके बाद अब जैसे कि A है, B है, अब 1 1 लिखा हुआ तो 1 + 1 2 कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। याद आया कुछ? देखते हैं क्या आंसर है। पहला, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन इट, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड नॉट विथ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। देखो जरा समझो अब इसको, डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? ए क्या है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन इट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी बताता है और उसमें कौन से स्पीशीज टेक पार्ट ले रहे हैं ये बता रहा होता है। इसके अलावा रेट एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट्स उनको प्लस करके आता है, बी ऑप्शन भी सही है। सी क्या कह रहा है कि जो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हमेशा डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड नॉट प्रोडक्ट। वैसे भी रेट लॉ में तो आप सबको पता है हम सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट तो यूज़ ही नहीं होता रेट लॉ के अंदर। इस वजह से डी ऑप्शन ही करेक्ट है। क्लियर है सारी बातें? तो मसला